हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 3 के चैप्टर 8 की। मतलब यूनिट 3 का चैप्टर 8 नहीं, चैप्टर 8 है और यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर है और जिसका नाम है धारा लूप पर बलयून का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। हम बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल की। पिछली दो क्लासों में हमने चैप्टर 7 के दो पार्ट में न्यूमेरिकल करवाए थे और इस वाले के न्यूमेरिकल हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए हमने साफ साफ लिखा हुआ है #only1 शॉट, यानी एक ही शॉट में सारे क्लास का जो न्यूमेरिकल होगा वो निपटा दिया जाएगा। तो बने रहिए एंड तक। मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 20 न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे, है ना। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर ज्यादा आपको पार्ट इसके देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, जो कि ताकि इरिटेशन ना हो आपको, है ना। तो बने रहिए एंड तक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला काम इसके सूत्र मार्क कर लेते हैं जैसे अब तक करते आए हैं। तो पहला सूत्र है कि जब किसी धारा लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जिसे आपने विक्षेपक बलयून आघूर्ण बोला होगा, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। कैसे से लिखते हैं? टाउ से। टाउ बराबर होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, चूंकि टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जो टाउ का फाइनल आंसर लिखा जाएगा उसे हम लिख सकते हैं mb sin थीटा। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी जो थीटा है वो m और b के बीच का कोण है ना। नेक्स्ट है m। क्या है m? याद है तुम्हें जब पहले चैप्टर हमने p पर बात की थी, टाउ बराबर pe sin थीटा, तो वहां पर बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो जो m की वैल्यू होती है वो होती है m बराबर IA। अगर इसमें n फेरे मान लिए जाए तो हम इसे इजीली लिख सकते हैं NIA, है ना। मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हम यहां पर भी पुट कर सकते हैं तो एक नया फार्मूला अपने को देखने को मिल जाएगा जिसे हम लिख सकते हैं NIAB sin थीटा। NIAB sin थीटा दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, हालांकि बोला तो जा ही रहा है, ठीक है, दिख रहा है। टाउ बराबर NIAB sin थीटा। अब याद रखेंगे जो थीटा है वो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। और वेक्टर आप सभी जानते हैं कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअल में वो किसी वस्तु का गुण है ना। जब किसी सरफेस को कहीं पर रखा जाता है वहां पर जो वेक्टर A आता है वहां का कोण है, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत हिसाब से लेना है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी यहाँ पर। आगे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण एंड धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो अपने कुछ बेसिक फिनोमिना सुन रखे होंगे, जैसे एक आदर्श धारा मापी या एक आदर्श अमीटर का जो अपना प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। और आप ये भी पढ़े होंगे कि जो वोल्ट मीटर है उसका अपना प्रतिरोध अनंत होता है। क्या आपने ये भी जरूर सुना होगा कि व्यवहार में ये दोनों स्थितियां पॉसिबल नहीं है, मतलब कि रेजिस्टेंस ना तो हम जीरो कर सकते हैं किसी एलिमेंट्स की, पदार्थ की, और ना ही हम किसी की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे में करते क्या है कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं इन्फिनिटी के केस में, और जीरो वाले केस में हम रेजिस्टेंस को घटाना चाहते हैं। आपने पढ़ा हो तो रेजिस्टेंस को दो क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जब श्रेणी क्रम में लगाता है तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब पैरेलल क्रम में लगाया जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ना। तो चलो देखते हैं। तो धारा मापी का जब अमीटर में रूपांतरण किया जाता है उस केस में जो अमीटर के साथ एक शंट यूज किया जाता है जिसे पैरेलल क्रम में लगाया जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है S बराबर IG I माइनस IG और इनटू में G, है ना। तो ये तो हो गया शंट का प्रतिरोध। अब यहां से विक्षेपक जो करंट होती है उसके लिए वैल्यू क्या लिखी जाती है ना, IG बराबर। उसके लिए वैल्यू कैसे निकालें, तो उसको हम साइड में सॉल्व कर देते हैं इसी वाले फंक्शन को। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, S बराबर IG I माइनस IG और इनटू में क्या लिख सकते हैं G, है ना। यहां पर हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, यहां ये मल्टीपल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं SI माइनस SIG बराबर बोलोगे तो क्या लिखेंगे GIG। ये माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो SI बराबर हम लिख सकते हैं SIG प्लस GIG, है ना। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। S क्या है? उस प्रतिरोध का या उस तार का प्रतिरोध है जिसे समांतर क्रम में डाला गया, किसके साथ? G के साथ, है ना। तो बताओ यहां से क्या करें, यहां से
आई जी को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा एस प्लस जी, एस प्लस जी, है ना। अब क्या करें, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, एस आई के, मुझे आई जी की वैल्यू निकालनी है। तो हम बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, एस अपान एस प्लस जी, एक नया स्टैंडर्ड फार्मूला, न्यूमेरिकल खूब इस पर पूछे जाएंगे आपसे, है ना। तो हम इसी को लिख देते हैं, आई जी बराबर आई, और ये बचा एस अपान एस प्लस जी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये ओम में आंसर आएगा और ये करंट है तो जाहिर सी बात है एम्पियर में आएगा। ठीक, ये तो हो गया धारा मापी का मीटर में रूपांतरण। और इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, चूंकि वो पैरेलल होगा, तो वो एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है 1/RA बराबर 1/S प्लस 1/G। अब यहां से RA आप निकालेंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं SG अपान S प्लस जी, जो कि हम फाइनल लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में जो प्रभावी रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा SG अपान S प्लस जी। ठीक है, बार बार लिखने का झंझट नहीं। अब आ रही है धारा मापी को अमीटर में वोल्ट मीटर में बदलने की। जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है, उसका जो करंट का सूत्र होता है आई जी बराबर, वो होता है V अपान आर प्लस जी, V अपान आर प्लस जी। और इस केस में जो रेजिस्टेंस होती है प्रभावी होती है आर प्लस जी। ठीक है, यानी जो प्रभावी रेजिस्टेंस है वो आर प्लस जी होती है। गुड। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे आपको कुछ डायरेक्शन और पढ़ने पड़ते हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करते हैं। जैसे कि धारा मापी को चुंबकीय द्विध्रुव को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाते हैं तो काम कितना करना पड़ेगा, है ना। तो W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा, है ना। यानी अगर जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाते हैं, देन हमें जो कार्य प्राप्त होता है उसका वैल्यू होता है MB1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है U बराबर माइनस MB कॉस थीटा, U बराबर माइनस MB कॉस थीटा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग चुंबकीय जो क्या बोलते हैं उसको, छड़ चुंबक, है ना। जो दंड चुंबक होता है उसके कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो अच्छी स्थिति में होती है इन एक्सिस, वो होता है म्यू नॉट 4 पाई 2m अपान आर क्यूब। उम्मीद करते हैं फार्मूला तुम्हें याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, जब अच्छी स्थिति में निकालते हैं तो याद होगा तुम्हें इसकी वैल्यू आधी हो जाती है ना। तो ये हो जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान या इंटू में m अपान आर क्यूब। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और लास्ट फार्मूला जो बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है, उसको कहते हैं परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण करने वाले द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वैल्यू क्या है, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो m बराबर फार्मूला होता है I अपान A, m बराबर आई अपान नहीं आई ए होता है। अब I का सूत्र सभी लोग जानते होंगे, Q अपान T, है ना, A। अब याद करो तो T आवर्त काल है, T क्या है, आवर्त काल है। और जब कोई पार्टिकल वृत्तीय गति करता है, चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में कह रहा है, तो ये रहा इसका नाभिक और ये रहा इलेक्ट्रॉन जो कि इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, जब ये मूव करेगा तो टोटल दूरी कितनी तय करेगा, अपने एक चक्कर के बराबर। और एक चक्कर की दूरी है कितनी, परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। सपोज कर लेते हैं इसकी रफ्तार v रही होगी, तो 2 पाई आर अपन v हो जाएगा। तो हम t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपान v, है ना। t की जगह पर पुट कर दीजिए जा करके। अब बारी एरिया लिखने की, चूंकि ये सर्कल है तो सर्कल के लिए एरिया क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठाइए और यहां पे रख दीजिए करके, तो m बराबर बोलो क्या हो जाएगा। अब क्यों ना लिखें, क्यों ना लिखें, क्योंकि Q बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो बताओ क्या लिखें, E, T की वैल्यू बोलो 2 पाई आर बटे V, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखो तो V ऊपर चला जाएगा, V कहां चला जाएगा, ऊपर। तो
तो ये हो जाएगा EV पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, है ना, जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, स्क्वायर से वाला आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर आ गया EVR/2, है ना। और ये वाली वैल्यू किसकी है, m की, तो हम m बराबर वैल्यू पुट कर सकते हैं EVR/2। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए भी टाउ बराबर NIAB लिखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबवत होगा तो जाहिर सी बात है साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा तो आंसर NIAB आ जाएगा। ये रहे आपके बकायदा सूत्र जो इस चैप्टर में कैरी करेंगे, और इन्हीं पर बेस्ड आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं इस चैप्टर में। तो चलो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो इन्हें कुछ देर के लिए लिखे रहने देते हैं। अब सवाल एक एक पढ़ते चलते हैं, और पीछे जैसे सॉल्व किया अब तक बस वैसे ही सॉल्व करते चलते हैं। तो चलो पहला सवाल है, 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी को। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो उस केस में लगने वाले चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 20 फेरों की एक कुंडली है ना, तो n की वैल्यू दे रखी सवाल में 20, फेरों का कोई मात्रा नहीं तो राउंड लिख सकते हैं। एरिया दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि हमें न्यूमेरिकल लगाना है MKS पद्धति में तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 10⁻²² से गुणा करते हैं, तो 10⁻² का जब स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे इसमें करंट 3 एम्पियर का है, करंट 3 एम्पियर है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी की वैल्यू होती है, तो 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बोले तो टेस्ला भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। इस लाइन को कैसे हैंडल करेंगे ध्यान से सुनेंगे। सपोज करते हैं ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, हमें एक कुंडली लेनी है जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखना है ना। सपोज हम इस हाथ को एज अ कुंडली बिहेव कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे ये रहा कुंडली का तल, है ना। तो कुंडली का तल कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के समांतर रख लो, तो ध्यान से तो ऐसे ही तो रखा जाएगा। आपको याद हो तो गॉस लॉ में हमने आपको पढ़ाया था कि ओपन सरफेसेस के लिए, खुले पृष्ठों के लिए जो एरिया वेक्टर लिया जाता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है, मतलब पृष्ठ पर लंबवत लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर कहीं पर एक दिशा में फिक्स कर दिया हमने। अब लूप को हमने ऐसे रखा, तो ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर ऊपर है, या तो आप नीचे भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि बॉक्स साइड लिया जाता है। तो एरिया वेक्टर बोलो किधर आ गया, ऊपर। तो जब हमने कुंडली को, ये रही कुंडली, ये जो हमने कॉइल जैसा बनाई ये अपनी कॉइल है, कुंडली है, इसका एरिया वेक्टर बोलो ऊपर। अब बोलो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। जबकि सवाल बोल रहा था समांतर रखिए, तो कुंडली समांतर रखिए, समझ आ गया ना। कुंडली का एरिया वेक्टर इसके साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। और यही बात अभी पीछे बोली थी कि टाउ वाले सूत्र में जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ना कि सरफेस का एंगल है। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जल्दी में कुछ बच्चे रहते हैं अच्छा समांतर सुना नहीं कि थीटा 0 लग गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो बताओ अब थीटा कितना लिखें, तो चूंकि वो समांतर रखी है, समांतर में एरिया वेक्टर बी के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया यार। कह रहा है बल युग्म का आघूर्ण बता दो, मतलब टाउ बता दो। तो टाउ का सूत्र सबको दिख रहा होगा जो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है। इस फार्मूले के हिसाब से बताओ कौन सा सूट कर रहा है, तो आप सभी कहेंगे यार NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। बस वैल्यू पुटिंग का काम कर लीजिए, कैलकुलेशन बहुत रत्ती भर का है। n की वैल्यू 20 है, i की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁴ और b की वैल्यू 0.5 है, 0.5 है, और साइन 90 का मान 1 है, तो इंटू में 1। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया है। सिर्फ गुणाई तो करनी है, तो देखो पहले 5 की गुणाई 2 से कर दे तो बन जाएगा 100। कितना बन जाएगा, 100 का 1 दशमलव काट देंगे तो 10 बचेगा, तो 10 और 1 दशमलव ये भी काट दिया तो 1 बचा, 15 3 45। ये आपका आंसर है 45 × 10⁻⁴
न्यूटन इनटू मीटर। बस कहानी खत्म। इतना ही सवाल है। जो बुक का आंसर है वो आपको बताते चले, 4.5 गुणे 10⁻³ कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसे रेस करिए, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कुछ सवाल इसी के हैं और ये लगातार बोर्ड के पूछे हुए सवाल है, ठीक है, तो बार बार बताना ना पड़े कि कब आया कब नहीं आया, है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। क्या अगेन वही बात आ गई, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो अगेन थीटा कितना हो गया 90। बहुत बढ़िया है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ये तो सिर्फ वैरायटी सवाल है जो आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है ना। तो चलो वैल्यू पुटिंग करते हैं और आपको आंसर दिखा देते हैं। वैल्यू दे रखी है 100 फेरे हैं, n बराबर इस बार कितने फेरे हैं 100, और जो एरिया दे रखा है बाबू वो दे रखा है 15 गुणे 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आयताकार कुंडली है ना। ये डेटा है 10 सेंटीमीटर और ये डेटा है 15 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कोई बुरी बात तो नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए -4 से गुणा करा लेते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इस बार दे रखा है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब टेस्ला दे रखा है। कुंडली में करंट 0.2 एम्पियर का है, B बराबर 0.2 एम्पियर तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, सेम फिनोमिना है। तो थीटा बोलो कितना हो जाएगा यार, थीटा 90 हो जाएगा यार। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए यार, तो टाउ बताना है, टाउ बराबर बोलो NIAB sin थीटा। क्या इस बार आप आंसर तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंचना चाहिए आपको, है ना। अब इसको मतलब वही सभी नंबरों की सिर्फ गुणा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अगेन सेम पैटर्न का है पर इसमें कुछ फिनोमिना दे रखे हैं। कह रहा 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। यदि उसमें 1 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर की धारा भेजी जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, यानी m फाइंड करना। चुंबकीय आघूर्ण को m से लिखते हैं। यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर मतलब टेस्ला दे रखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, मतलब टाउ फाइंड करना है। अब बल आघूर्ण की बात आई तो टाउ पूछेगा, टाउ पूछेगा तो जाहिर सी बात है थीटा भी पूछा जाना चाहिए, है ना, यानी थीटा भी देना चाहिए सवाल में। तो थीटा दिया नहीं, इस बार कुछ शर्तें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं? पहला पॉइंट है जबकि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जब इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90। बहुत बढ़िया है। आगे कह रहा है क्षेत्र के लंबवत है, ये रहा क्षेत्र और कुंडली का तल ऐसे ले लो। जब ऐसे ले लेंगे तो क्या ध्यान से, तो वेक्टर ए इधर चला जाएगा, वेक्टर ए जब इधर चला जाएगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कितना बन जाएगा 0 यार बन जाएगा। तो जब लंबवत बोला गया है तल तब आंसर 0 आ जाएगा। आगे कह रहा है क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो चूंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है तो 90 से इस 30 को निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। बस ये सवाल है, ठीक है ना। तो चलो इसे भी उड़ाते हैं, टेंशन डायग्राम भी बना देंगे आपके लिए। 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं जैसे अभी तक पीछे चेंज करा है, ठीक। और इसमें फेरे कितने हैं 30, n बराबर 30 फेरे हैं, गुड। यदि इसमें करंट 1 इंटू 10⁻⁴ हो तो I बराबर 1 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर की करंट है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण बता दीजिए। तो सबसे पहला काम चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण को यहीं पर उठा के पटक देते हैं। m बराबर NIA वहां से देख लीजिए आप, है ना, m बराबर NIA। अब n की वैल्यू बोलो कितनी है 30 है, I की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁴ और a की वैल्यू आप ऊपर देख पा रहे होंगे 1.5 इंटू 10⁻⁴। सिर्फ गुणा भाग करनी है, इसकी गुणा इसमें कर देते हैं तो देखो दशमलव से ये वाला 0 कैंसिल, 15 3 45 गुणे ये 10⁻⁴ लिखा, ये 10⁻⁴ लिखा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर उनके आधार समान हो तो यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है तो हो जाएगा 10⁻⁸। ये आपका आंसर है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर के रूप में।
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई? एम की। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बढ़िया यार। आगे क्या कह रहा है सवाल? आगे कह रहा है यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, जो बी की वैल्यू सवाल में दे रखी वो ये है। अच्छा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर ना लेकर के हम टेस्ला से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। आगे ये वैल्यू दे रखी है और आपको टाउ निकालना है। क्या निकालना है? टाउ। पर टाउ निकालने की कुछ शर्तें हैं। पहला, जब तल समांतर हो। दूसरा पॉइंट, जब लंबवत हो। तीसरा पॉइंट, जब तल क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाए। यानी 3 आपको आंसर करने हैं। यहां तो दिख पा रहा है आपको? बहुत सही। यानी इस टाउ को फाइंड करने के लिए आपको 3 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलो देखते हैं, इधर इरेज करते हैं और ये फार्मूला आप याद रखना, ठीक है ना। और मे भी शायद, चलो देखते हैं। अब एक एक सवाल लगाते हैं। पहला वाला, ठीक, उधर देखते चलिए। पहला कह रहा है जब तल समांतर है। हमने ये लिया मैग्नेटिक फील्ड और ये लिया अपना लूप जो कि समांतर रखा है। ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर ए, है ना। थीटा सभी को दिख रहा होगा 90। तो हम सीधा सीधा फार्मूले मार्क करते चलते हैं। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन 90। साइन 90। अगर तुम थोड़ा सा जल्दी में हो तो ध्यान से देखो, तो हम इस वाली की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अरे m बराबर NIA। अब बार बार इतनी सारी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, क्योंकि m का मतलब है NIA और NIA का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो हम इसे ही सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे सब लोग। 45 गुणे 10 की पावर -8 गुणे b की वैल्यू सवाल में दे रखी 0.60। 0.60 का 0.6 दे रखी है। साइन 90 का मान 1 होता है। 6 की गुणा बस यही तो करनी है। तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 24 3 27। तो आ जाएगा 27.0 इंटू 10⁻⁸। आप इसे 2.7 गुणे 10 की पावर -7 भी बोल सकते हैं। और ये रहा मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है जब तल लंबवत हो। तल लंबवत का मतलब है ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा अपना तल, है ना। तो ये वाला तीर मैग्नेटिक फील्ड है और ये रहा इसका एरिया वेक्टर। यहां थीटा बोलो कितना है? 90। यहां थीटा बोलो कितना? 0। जब थीटा 0 है तो फार्मूला लिखेंगे टाउ बराबर NIAB साइन 0। साइन 0 और साइन 0 का मान 0। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं जो मजेदार है। कह रहा है जब तल क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना है। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र और इसमें 30 डिग्री के कोण पे रखना है। तो ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे रखेंगे तो 0 डिग्री, ऐसे रखें तो 90, ऐसे रख दे तो 60 और थोड़ा नीचे ले जाए। अरे अब मान लिया हमने, सॉरी, कुछ ऐसे, ठीक है ना। और सपोज करा यहां पे कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। पर हमें तो इस पता है कि इसका जो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है यार, है ना। तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। हमें ये वाला बीच का ही एंगल तो निकालना है। तो 90 से इस 30 को निकाल देते हैं। तो जो थीटा आएगा वो एक्चुअल में आ जाएगा 90 - 30 इक्विवेलेंट बोल कितना? 60 डिग्री, है ना। अब जो न्यूमेरिकल है अपना वो लगाया जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन 60 डिग्री, है ना। तो आंसर आ जाएगा NIAB साइन 60 की जो वैल्यू होती है बाबू वो होती है √3/2। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आंसर आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 45 √3/2।
है ना, सॉरी ये वाली वैल्यू ले लो, 27√3/2 है ना, बस ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, आगे बढ़े। याद रखना है एरिया वेक्टर वालों में, बाकी कहीं पर दिक्कत नहीं, जब समांतर बोले तो 0 ले लेना है, अगर वो रास सदिश नहीं है तो, पर अगर रास सदिश है तो याद रखना थीटा बहुत हिसाब से लिखना होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये है एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। धारा मापी की कुंडली के प्रतिरोध को हम जी से लिखते हैं, जी बराबर दे रखा है वैल्यू 100 ओम, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है 5 मिली एम्पियर धारा से इसने पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त करना है। तो पूर्ण स्केल विक्षेपण के लिए जो करंट होती है वो IG होती है, विक्षेपक करंट है, और इसकी वैल्यू दे रखी 5 मिली एम्पियर, ऐसे लिख रखा है। इसे चेंज कर लेते हैं, 5 × 10⁻³ एम्पियर। इसे 0 से 10 एम्पियर परास के मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? 0 से 10, तो जो I की वैल्यू दे रखी है, तो 0 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें 10 एम्पियर के लिए फाइंड करना है। 10 एम्पियर के लिए S फाइंड करना है, शंट प्रतिरोध निकालना है ना। तो बताओ इसके लिए कौन सा फार्मूला एकदम ठीक रहेगा? तो उधर से आप देख सकते हैं कि कौन सा लगाना ठीक है अपने लिए। तो मेरे ख्याल से S निकालना है ना, सीधा सीधा ये लगा दे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो चलो निकालते हैं। S बराबर IG की वैल्यू है 5 × 10⁻³ बटे में बोलेंगे तो 10 माइनस ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ और इस टोटल का मल्टीपल कितना है G, बोले तो 100। ये सवाल है ना। अब क्या करें यार, अब ध्यान से, तो बड़ा कठिन सा नंबर हो गया यार, है ना। तो देखो ये भी तरीका करने का, अगर आप यहां से करते तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता, छोड़ो, पर अब यहीं से करते हैं। तो 10 से इस नंबर को घटाना, इस नंबर को एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं पहले तो ये बता दो। अच्छा ये लिखा है 5 × 10⁻³ हम इसे ये लिख सकते हैं 5 बटे 10⁻³ 10⁻³ का मतलब है 3 जीरो, यही तो, ठीक। तो ऊपर ध्यान से देखेंगे तो हम ये 3 जीरो ऊपर ले चलते हैं, तो 0.005, कोई दिक्कत तो नहीं, 3 अंक तक दशमलव ले गए, ये वैल्यू आ गई 0.005, यानी इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, है ना। अब बताओ 10 से इस नंबर को घटा सकते हैं? तो बिल्कुल घटा सकते हैं, 10.000.005 है ना। 10 से 5 गया 5, तो यहाँ आ गया 9, 9 से 0 गया 9, 9.9, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इस वैल्यू को ले यहाँ पे रख देते हैं, 5 × 10⁻³ बटे बोलो कितना आ जाएगा 9.995 और इंटू में कितना 100, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब ध्यान से देखो एकदम, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या अगेन यही लिखा जा सकता है, और जब इस पर हम 100 से गुणा मारेंगे तो इसे लिख सकते हैं 0. क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, 5 लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि इसमें जब 100 की गुणा करेंगे इंटू में मान लीजिए यहाँ पर 100 कर देते हैं, तो दशमलव से दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, ये कट जाएगा यहाँ से, तो 0.5 बटे बोलो 9.995 है ना। अब ध्यान से तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया यार, है ना, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्या ये नंबर अप्रॉक्स 10,000 है? कितना है? 10,000। तो ऐसे मान लो कि हमें 10,000 का भाग 500 पे करना है, कितने पे करना है? 500 पे, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0 दशमलव, जैसे हमने दशमलव लगाया तो यहाँ हो गया 5,000, कितना हो गया 5,000, 5,000 पे भी 10,000 का भाग नहीं जाएगा, तो हमने एक जीरो और लगाया, अब यहाँ हो गया 50,000, कितना हो गया 50 है, क्योंकि हमने 2 अंक बढ़ा लिए, दशमलव 0 से यहाँ 2 जीरो बढ़ गए, ये वैल्यू हो गई 50,000, और 50,000 पे 10,000 का भाग आसानी से चला जाएगा, 10 × 5 = 50,000, कोई दिक्कत तो नहीं, यही आपका आंसर। S बराबर 0.005, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इतना आप भी समझ रहे होंगे,
इसलिए इसको ऐसे लिख लीजिए, अप्रॉक्स 70। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैल्यू 10,000 के पास की है, इसलिए हमने 10,000 वाला नंबर लिया है। और ये बात हमने आपको कई बार सुझाव दिया है कि न्यूमेरिकल लगाते वक्त जब नंबर थोड़ा आपको ऊट पटांग नजर आ जाए तो आसपास का नंबर ढूंढ लीजिएगा जो इजी कर दे सवाल को। समझ में आ गया ना? अब 9,995 से अगर इसको भाग करने बैठे ना तो कम से कम 5 मिनट आप वेस्ट कर जाएंगे, इसलिए इस नंबर को हमने 10,000 के आसपास का मान करके आंसर कर दिया। अगर आपको और चाहते हैं कि त्रुटि कम हो तो उत्तर को लिख सकते हैं 0.04999 करके, ऐसे है ना। ठीक, चलो उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चों को आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सभी टिक वाले सवाल ही हैं जितने बोर्ड में अब तक बन चुके हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 8, 7, 3 तीन दफा पूछा गया है। एरिया दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक, प्रवाहित धारा I बराबर 0.25 एम्पियर, लूप का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर, आप सभी जानते हैं M बराबर I A होता है। अगर लूप में फेरे होते तो NI A लिख देते हैं। बस इस नंबर की तो गुणाई मारनी है ना। 25 गुणे 25 625 होता है, आप आंसर कर सकते हैं। 4 अंक के बाद दशमलव लगा करके 0.0625 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगला सवाल है 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की करंट है। एक कुंडली दे रखी है, ये है, जिसकी दोनों साइडें 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां से एरिया निकाल लो। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे चेंज कर लेंगे, ये बन गया मीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। कुंडली में जो करंट है वो 10 एम्पियर का है और चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करना है। चुंबकीय आघूर्ण बोले तो M, क्या अगेन हम कर सकते हैं 10 चौके 40, 40 गुणे 10 की पावर -4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बेसिक सवाल है और ये सब बन चुके हैं सवाल, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इधर इरेज करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर का करंट है, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, है ना। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है तो आर नोट कर लेते हैं। आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर के रूप में। ठीक, कुंडली में 10 एम्पियर की धारा है। आई की जो वैल्यू सवाल में वो दे रखी है 10 एम्पियर, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, है ना। तो एम बराबर बोलो क्या लिखे, एम बराबर आई ए। चूंकि वृत्ताकार कुंडली तो हमें एरिया फाइंड करना आता है। वृत्ताकार कुंडली के लिए जो एरिया लिखा जाता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आई की वैल्यू बोलो 10 गुणे 22/7, ये पाई की वैल्यू है, इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3.5, चूंकि इसका स्क्वायर तो इसे 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और घातों को एक ही बार लिखते हैं, 10 की पावर -2 स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक, ये सवाल है तो ध्यान से देखेंगे, दशमलव से दशमलव जब कैंसिल करेंगे तो 2 घात और बढ़ जाएगी। अब ठीक एक्स्ट्रा में बढ़ा दिया हमने, 60 पना 35, बस पूरे नंबर की गुणा करनी है। ये हो जाएगा 22 पंचे 110, 110 की गुणा इसमें करते हैं तो 110 की गुणा ना करो, 35 की करो, सॉरी 11 की करो। 11 पचे 55, 11 33, 33 5 38, तो 1 0 तो इसका हो गया और 1 0 ये हो गया, है ना, इंटू 10 की पावर -6। आप इसको कंप्लीट उत्तर में लिख सकते हैं 3 अंक 4 अंक, तो 3.8 गुणे 10 की पावर -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। 3.85 गुणे 10 की पावर -2 बुक में आ रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्क्रीन को रोकिए और आराम से इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल अगेन सेम पैटर्न का है। किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है, उसमें 7 एम्पियर का करंट है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये नेक्स्ट सवाल है। आर की वैल्यू है 0.01 मीटर। ठीक, उसमें 7 एम्पियर का करंट है, आई बराबर 7 एम्पियर,
लूप का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण को हम m से लिखते हैं, m बराबर आई ए होता है, तो हम सीधा सीधा इस पर फॉर्मूला लगाते हैं आई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया देने रखा है, एरिया की जगह पर हम उसका फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू आ गई 7 गुणे 22/7, देख लो कैलकुलेशन कितना इजी है, इनटू, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और ये 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो हो जाएगा 22 गुणे 10 की पावर माइनस 4। आप इसे 2.2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 देख सकते हैं। ये आ गया आंसर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, 2.2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई झंझट की बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है। उसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 डिग्री घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। अभी काम के लिए हमने सूत्र लिखा हुआ था W और MB 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। वृत्ताकार कुंडली 200 फेरे हैं, 200 राउंड, त्रिज्या 0.02 मीटर है, 0.02 मीटर है। पहले ही बोला जा चुका है कुंडली वृत्ताकार, इसका मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर के रूप में आएगा। ठीक है ना, जो करंट है वो दे रखी है 0.2 एम्पियर। ठीक, इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बोले तो टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 डिग्री तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। थीटा है 180, तुम्हें फाइंड करना है W। ठीक है, तो सबसे पहला काम W का सूत्र लिखते हैं। ये होता है MB 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 180। जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें बता दे, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1, तो ये हो जाएगा +1 +1 +1 प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो W की वैल्यू होगी वो इस रूप में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को सॉल्व करके आपको उत्तर लिखना है ना? तो चलो इधर इरेज करते हैं, फिर आराम से लगाते हैं। तो सवाल में m की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी है, पर m की वैल्यू में दे रखा है IAN, है ना, NIA दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इस W को 2 NIAB, ये लिख सकते हैं। बस ये अपना रहा फार्मूला, इसी में बस वैल्यू रखनी है। चलो रखते हैं, W बराबर 2 इंटू n की वैल्यू बोलो कितनी है 200 है, इंटू I की वैल्यू है 0.2, इंटू A की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, जो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि कुंडली वृत्ताकार है और वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू बोलेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, इसे बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणे 10 की पावर -2, 2 गुणे 10 की पावर -2, तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं 4 गुणे 10 की पावर -4, क्योंकि हमने सीधा स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 हो गया, इंटू में b की वैल्यू है 1.5। बस थोड़ा गुणा भाग ज्यादा है ना, कोई नंबर आसपास का नहीं है जो कट जाए, ये 0.2 लिखा है। ठीक, तो ये 1.5 लिखा है, तो कोशिश करिए सभी की गुणा कर लीजिएगा, और मेरे ख्याल से ये काम तो तुम ही कर लो यार। 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 गुणे 22 गुणे, अरे बड़ा नंबर है यार। चलो देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ, दशमलव गया तो हम इसे 10 की पावर -6 बना सकते हैं, पर हम यहाँ पे 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक, इतना तो काम कर लिया। या चाहते तो ये वाले 2 जीरो काट भी सकते हैं, हाँ काट ही लो यार, 2 जीरो ये काटे और ये घात काट दी। ठीक, बात वही है, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8 चौके 32, यानी 32 गुणे 22 गुणे 15 बटे में 7 और इंटू में 10 की पावर -4, ये आंसर है आपका, है ना। और साफ कर लीजिए, 22 दूना
44 और 22 से 66 और 66 4 70, 70 गुणे 15 गुणे 10 की पावर माइनस 4 बटे में 7। और कर लो भैया, 15 चौके 60 और 6 15 7 105, ठीक, गुणे 10 की पावर माइनस 4 और बटे में कितना 7। अब इसका इस पे भाग लगा लीजिए, अब जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है ना। और आपका उत्तर आ कितना रहा है वो हम आपको बता दें, अप्रॉक्स उत्तर है सब 0.1507, जो आप देख पा रहे हो आ भी जाएगा जूल। घात -4 है तो घात तो निगेटिव में आएगा तो उसमें अंदर आ जाएगा, 7 के 7 ही होते हैं, ठीक, काट लीजिए आपका है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने से उस पर 0.24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। आपको ज्ञात करना है फर्स्ट पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र का मान, सेकेंड पॉइंट इस स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। स्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब होता है जब जो मैग्नेट है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में आ जाए, मतलब जो थीटा 0 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कह रहा है यदि यह चुंबक 100 फेरों वाला हो तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तल क्षेत्रफल की धारावाही कुंडली के तुल्य हो तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा। तो एक बार डेटा को लिखते हैं फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, अगर आपको सही से याद हो तो चुंबकीय आघूर्ण को m से लिखते हैं और m की वैल्यू होती है सवाल में दे रखी 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है IA, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। गुड। आगे कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने से, लंबवत लटकाने का मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री है, लंबवत लटकाने से उस पर 0.24 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर एक्चुअल में किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर, और ये वैल्यू जो है वो है टाउ की, किसकी है, टाउ की। बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, यहां पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम B से लिखते हैं। तो पहले सवाल पे आपको ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। पॉइंट नंबर 2 में आपको निकालना है स्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी जब थीटा 0 डिग्री, स्थायी संतुलन की स्थिति में याद रखना ऑलवेज थीटा कितना 0, तब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी और स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, ठीक है। तो 2 सवाल हो गए। सवाल नंबर 3 कह रहा है कुछ वैल्यू दे रखी, फिर सवाल पूछा गया है, कह रहा है फेरे 100 दे रखे हैं, यानी पॉइंट नंबर 3 के लिए फेरों के नंबर 100 हैं। फेरों को हम नोट करते हैं N से, और ये 100 दे रखे हैं और एरिया दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डाटा को हम SI यूनिट में ले जाकर के चेक कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप सभी जानते हैं सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो -2 से गुणा करते हैं, चूंकि ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 के रूप में हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर घात में हो जाएगा, ठीक। और इस केस में आपको करंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, करंट। क्या आप यहां तक देख पा रहे हैं सवाल को लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। यदि सवाल नंबर 3 में ये वाले डाटा देकर के आपको आई निकलवाया जा रहा है तो एक एक सवाल को अब सॉल्व करते हैं, इधर देख लीजिएगा। सवाल नंबर 1 में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जो वैल्यू ये दे रखी है, ध्यान से देखो। तो हम टाउ का एक बढ़िया फार्मूला जानते हैं, टाउ बराबर mb sin थीटा, है ना। तो b यहां से निकल आएगा टाउ mb sin थीटा। तो बताओ टाउ बराबर फार्मूला होता है mb sin थीटा। हमें यहां से b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जितना भी b के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा है वो सब डिवीजन में आ जाएगा, मतलब टाउ अपॉन m sin थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाउ की वैल्यू सवाल में दे रखी है 0.24 अपॉन m की वैल्यू सवाल में 1.5 है, इंटू साइन 90 का मान 1। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया है। दशमलव से दशमलव कैंसिल, एक बार दशमलव यहां आ जाएगा तब 0 यहां बढ़ जाएगा,
ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम इस पे भाग लगा लेते हैं। तो इस 10 को पार 15 का भाग 24 पे देकर देख लीजिए, तो बताओ कितना आ जाएगा। 15 एकन्नम 15 और यहाँ बचेगा 9, तो 10.6, 15 छक्का 90 और बटे में 10 और बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 150 है ना। तो हम इस आंसर को एक्चुअल में ये लिख सकते हैं 0.16 और मात्रक बोलो क्या आ जाएगा, टेस्ला। आप इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पीयर इनटू मीटर के रूप में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है जब थीटा 0, थीटा सवाल में नहीं दे रखा है, सवाल ने तो ये बोला है कि जब द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति में लाया जाता है। स्थायी संतुलन की स्थिति का मतलब ये है कि थीटा 0, देन आपको u फाइंड करना है। तो पॉइंट नंबर 2 और u के लिए सूत्र होता है -mb cos थीटा। आपको ये याद होगा, हमने जब ये सारे फार्मूले आपको लिखवाए थे तो यहाँ किनारे सारे फार्मूले लिखे हुए थे, अब तो इरेज कर दिए हैं। तो पीछे शुरू से अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, है u बराबर -mb cos थीटा। और आप सभी जानते हैं cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसका मतलब जो u होगा वो -mb की फॉर्म में आ जाएगा। तो बताओ आंसर क्या लिखेंगे। तो माइनस तो एजिट रहेगा, m की वैल्यू क्या सवाल में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 1.5 इंटू, और b की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 0.16। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो 16 बचे 80 और 16 एकन्नम 16 और 16 8 कितने होते हैं, 24। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक ये 1 अंक ये, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाया जाएगा। तो 0.24 इसका आंसर आ जाएगा, जो किस रूप में आएगा, जूल के रूप में। चूंकि यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस भी लगा दीजिएगा। ये रहा यू का आंसर, तो 0.24 जूल। क्लियर हो गया नहीं, बहुत बढ़िया। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कुछ डेटा दे रखा है, n दे रखा है, a दे रखा है, आपको i निकालना है। इन तीनों में से कोई रिलेशन होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं होता है, पर ध्यान से देखो तो m बराबर NIA होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से i निकालें, m बराबर NIA, अगर हम यहाँ से i निकालें तो आंसर आ जाएगा m/NA, है ना। अब ध्यान से तो n और a की वैल्यू तो यहाँ है, तो कहोगे m कहाँ है, m सवाल में ऊपर दे रखा है ना। तो चलो वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 1.5 है और n की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू सवाल में 150 इंटू 10⁻⁻4 दे रखी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो तो दशमलव से एक नीचे 0 और हम बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, 3 घातें ये, 1 घात ये, तो हो जाएगी 4 घातें। कितनी घातें, 4, वो भी प्लस की 4। अच्छा, नीचे प्लस की 4 और इंटू 4 तो पहले से लिखा है। इसका मतलब ये कि हम इसे आराम से काट सकते हैं, -4 प्लस का 3 और प्लस का 1, तो +4 भी काट दिया। अब 15 से 15 कैंसिल, तो बोलो आई का आंसर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1 एम्पियर। आई बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली बात तो कॉपी लेकर के बैठिए और आराम से सॉल्व करते चलिए, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बोर्ड साफ कर ले और अच्छे से। अगला सवाल क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड, मतलब ये आवृत्ति दे रखी है कि आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करिए, है ना। एक परमाणु के नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन अगर दे रखा है तो हमें सबसे पहले उसका चार्ज लिख लेना चाहिए। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 गुलाम, वो भी निगेटिव टर्म में, है ना, ठीक। और इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस सवाल में है 0.5 एंगस्ट्रॉम, जो कि फिक्स है, होता ही है ना। इसे चेंज कर लेते हैं। तो बताओ इसे क्या हम लिख सकते हैं, 0.5 एंगस्ट्रॉम को SI यूनिट में मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10 है ना, मीटर। अब क्या कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड। चक्कर प्रति सेकेंड मतलब आवृत्ति दे रखी है। आवृत्ति को जनरली हम n से लिखते हैं, कई की किताब में f से भी लिखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप f से लिख लेना।
5 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड, है ना, ये इसका यूनिट है। आपने इसे कई जगह तो हर्ट्ज के रूप में भी देख रखा होगा, ठीक, चक्कर प्रति सेकेंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण को हम लिखते हैं एम से, है ना, तो एम का हम सभी फार्मूला जानते हैं, एम बराबर आई ए या एन आई ए कह सकते हैं, पर एन ये वाला नहीं है ना, वो फेरों की संख्या होती है। एक्चुअल में जो एम के फार्मूले में एन आता है वो नंबर ऑफ राउंड है, पर ये आवृत्ति दे रखी है ना, तो एम बराबर आई ए। अब ए की वैल्यू सवाल में ध्यान से दो तो पाई आर स्क्वायर के रूप में मिल जाएगी, क्योंकि वो सर्कल के रूप में घूम रहा है, ऐसे ही तो घूम रहा है, ये रहा नाभिक और नाभिक के चारों ओर ही तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ये है ना, इसका मतलब जो एरिया होगा वो सर्कल का एरिया होगा, और सर्कल के एरिया हम अच्छे से जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू मिसिंग कौन सी है, आई की, आई का एक्चुअल में डेरिवेटिव फॉर्म यहाँ पे लगने वाला है, तो आई को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम सभी जानते हैं आई बराबर क्यू अपान टी होता है। आपको अगर याद हो सही से एकदम तो टी आवर्त काल है, यानी जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक चक्कर में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, जो टाइम लेगा वो आवर्त काल है। आवर्त काल का टाइम से रिलेशन, सॉरी आवर्त काल का आवृत्ति से रिलेशन होता है जस्ट उल्टा, t बराबर 1/n, तो हम t की जगह 1/n लिख दें अगर, तो क्या ये फार्मूला बन जाएगा qn, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि t की जगह 1/n लिखेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं qn। अब q अपना कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हम en लिख सकते हैं। इसका मतलब जो m का फार्मूला है वो बन जाएगा en, सही से लिख देते हैं, E इंटू एन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, n क्या है, आवृत्ति है, इंटू एरिया, एरिया बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये अपना कंप्लीट वर्जन बन गया। अब इसी में सारी वैल्यू पुट करके सिर्फ आपको आंसर करना है, तो चलो करते हैं फिर। E की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, हालांकि सवाल में दिया भी है, ना भी दे रखा था तो भी हम कर लेते, इंटू n, n की वैल्यू रही है, ऑलवेज याद रखना n का जो भी होगा नंबर वो हमेशा पॉजिटिव घात के रूप में होगा, है ना, 5 गुणे 10 की पावर 15 इंटू पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 22/7, या हम इसे 3.14 लिख सकते हैं, इंटू आर की वैल्यू, इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -11, तो हम वही लिख देते हैं। अच्छा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस जब 11 लिखेंगे तो एक्चुअल में इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इस वैल्यू को 2 बार लिखे दे रहे हैं, 5 गुणे 5 इंटू -11 का हमने होल स्क्वायर किया तो घात हो गई डबल, घात हो गई डबल, तो एक्चुअल में हमने लिखा है 5 गुणे 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर, तो 5 को हमने 2 बार ले लिया है, या 25 भी लिख सकते थे, और -11 का जब होल स्क्वायर किया, चूंकि स्क्वायर करने पर घातों की होती है गुणा, तो -11 का जब 2 से गुणा करेंगे तो -22 हो जाएगा, ठीक। अब इस ध्यान से तो टोटल नंबर का सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है, आप इतना समझ रहे होंगे, गुणा में आंसर थोड़ा सा लॉन्ग आने वाला है ना, क्योंकि गुणा करने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो आप आराम से एक जगह पर जाकर के गुणा भाग कर लीजिएगा। कुछ नंबर आपको आसान कर देते हैं, जैसे 55, 25, 25 पंचे 125, 125 की गुणा हम 16 से करने वाले हैं, तो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा लिख देते हैं, 125 16, 16 बचे 80 और 16 दुना 32, 32 8 40, यहाँ से लाएंगे 4, 16 एक नम 16 और 16 और 4 20, है ना, तो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसका मतलब ये वाला उत्तर आ गया 200। 55 25 पंचे 125, 125 की गुणा जब हमने 1.6 से किया तो आंसर आ गया 200, ठीक है, तो इसको कंप्लीट 200 ही लिख देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, इनटू ये वाला नंबर बहुत सरल है, मुझे लगा कठिन होगा, इनटू कोई नंबर तो बचा नहीं, सिर्फ घाते बची, ठीक है ना, तो -22 और -19, तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, -19 से प्लस का 15 घटाया तो माइनस का 4 आ गया, और ये -4 और ये माइनस का 22 तो माइनस का 26 आ गया, 10 की पावर -26, बहुत बढ़िया। अब इसको और आगे ले चलते हैं थोड़ा सा, अब n की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तो ये दो गुना हो रहा है, 628, 628, ध्यान से देखो तो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव से वाले दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -26। आप इस आंसर को अलग अलग हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे बुक का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 6.28 गुणे 10 की पावर -24, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि माइनस घात है, इधर खींचेंगे तो घट जाएगी। मात्रक बोलो क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आराम से कर लीजिएगा।
चलो लिखते हैं अगला सवाल, एक बार तब तक पढ़ देते हैं, आप आराम से लगा लीजिए। सेम फार्मूले का सवाल है, बस पढ़ते हैं और उड़ा देते हैं। सवाल कह रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि सेम रेडियस के साथ है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, की त्रिज्या में 8 × 10⁻15, यहाँ पर चक्कर कितने 5 × 10⁻15, तो इस नंबर को बदल दिया गया है। चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, बहुत बढ़िया है। क्या इस बार हमने चक्कर पर सेकंड तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 का भाग जब 8 × 10⁻15 पे लिखेंगे तो एक्चुअल में 4 × 10⁻15 चक्कर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है बस। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब सेम डेटा आपको निकालना है, ठीक। तो चलो हम बताए इसको इधर लगाते हैं, ताकि तुम ध्यान दो कि सवाल में चेंज क्या हुआ है, ठीक। इधर लिख देते हैं। अगेन रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, एक्चुअल में ये दे रखा है, तो बात तो वही हो गई ना। हम इसे ये लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 मीटर। अच्छा, इस बार इलेक्ट्रॉन के घूमने का आवेश नहीं दे रखा है, तो हम आवेश को अपने पास से मार्क कर लेते हैं, जो कि हमें रटा रटाया पड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब कह रहा है चक्कर कितने लगा रहे हैं, चक्कर मतलब n की वैल्यू है 8 × 10⁻15। इस बार चक्कर प्रति सेकेंड नहीं है, इस बार कह रहा है चक्कर प्रति 2 सेकेंड है, तो ध्यान से देखना, हम इसे लिख सकते हैं चक्कर प्रति 2 सेकेंड। अब ध्यान से देखो तो ये 2 इस पर भाग कर जाएगा, है ना, तो ये आंसर कर देगा 4 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड, जो कि इसका रियल यूनिट है। चक्कर प्रति 2 सेकेंड इसका मात्रक नहीं है, चक्कर प्रति सेकेंड मात्रक है ना। अब क्या कह रहा है, परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। चुंबकीय आघूर्ण बोले तो m निकालना है, m के लिए हम फार्मूला जानते हैं IA, पर ध्यान से देखो सवाल में IA से काम नहीं चलेगा, क्या ये कन्वर्जन भी काम आएगा, बिल्कुल, तो फार्मूला ये वाला काम में आएगा, E × n × πr²। उम्मीद करते हैं इस बार आप लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। सारे डेटा उपलब्ध है, आराम से बुढ़ा भाग है, उड़ा दीजिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को इससे ज्यादा चेंज नहीं, सेम वैल्यू है, बस यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ते हैं। बस 1 अंक का फर्क है, गुणा भाग करने में, है ना। पीछे वाले में वैल्यू 5 थी और इस वाले में वैल्यू 4 है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कह रहा है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 10⁻17 चक्कर प्रति सेकेंड लगा रहा है। वृत्तीय कक्ष के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ब्रैकेट में दे रखा है, वही 1.6 × 10⁻19, ठीक है ना। 2009 और 2008 का फेवरेट सवाल रह चुका है। तो चलो डेटा लिखते हैं। R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम आराम से लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 मीटर, बहुत बढ़िया। वृत्तीय कक्ष में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोट कर सकते हैं, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, या कूलाम लिख सकते हैं, ठीक। 10⁻17 चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर को हम n से लिखते हैं, 10⁻17 चक्कर प्रति सेकेंड लगा रहा है। वृत्तीय कक्ष के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसका नाभिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की गति कुछ ऐसी v रफ्तार से, आपको यहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, बोले तो B, तथा द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। B निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो M निकालना है, ये सवाल है, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो सही से, जब कोई पार्टिकल वृत्तीय गति करता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, μ0/4π qv/r²। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया, μ0/4π qv/r²। अब सवाल को ध्यान से अगर देखें तो सवाल में v मिसिंग है, qv दे रखा है, r भी दे रखा है, और ये वाला पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब v को आप डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। तो v का डेरिवेटिव इधर देख लेते हैं,
तो अगर तुम्हें याद हो, जब कोई पार्टिकल वृत्तीय गति करता है तो उसमें दो रिलेशन लिखे जाते हैं, रेखीय वेग का रिलेशन कोणीय वेग से। तो v बराबर होता है आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 पाई n। अब अगर आप ध्यान से देखें तो r और n क्या दोनों ही वैल्यू सवाल में उपलब्ध हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसका मतलब इस वाले टर्म को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई q, और v की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई n r बटे r स्क्वायर। तो स्क्वायर से वाला r कैंसिल हो जाएगा। तो जो b का स्टैंडर्ड आपको फार्मूला मिलेगा न्यूमेरिकल लगाने के लिए, वो मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n क्यू बटे r। ये स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है ना। आप चाहो तो पाई से पाई काट भी सकते हो, पर हम नहीं चाहते आप काटें, इसलिए ना काटें क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की कंप्लीट वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यू नॉट की खुद की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है ना। तो चलो इधर सॉल्व कर देते हैं। तो इसकी हम जगह सीधा सीधा लिख सकते हैं 10 की पावर -7। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10 टू पावर -7, ठीक है ना। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 से यहाँ ऊपर कोई नंबर कटने वाला है नहीं, इसलिए हम इसे आराम से लिख सकते हैं 3.14, ठीक है ना। तो 2 पाई इंटू n की वैल्यू 10 टू पावर 17 है, इंटू क्यू की वैल्यू सवाल में हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और बटे में लिखा है r की वैल्यू सवाल में 5 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है ना। ये टर्म है, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो 5 का भाग इस पर लगा दीजिए तो आ जाएगा 0.4। घातों को आप देख सकते हैं, ये -2 लिखा है, ये -1 लिखा है, ये -1 लिखा है। तो -1 -2 -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 और -1 -4 हो जाएगा, यानी ऊपर -4 घात है, बाकी नंबर है ना। तो 16 चौके 64, 64 की गुणा इस नंबर से कर दीजिए, मतलब 314 में अगर हम 64 की गुणा करें तो अपने को रियल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो चेक कर देते हैं। 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, 6 चौक 24 के 4, 6 एकम 6 6 2 8 और 6 त्रिक 18, 6 9 10 8 1 9 1 10 1 1 2 आ जाएगा 296, 20096, ठीक है ना। 296 नहीं, 20096। और चाहो तो आप 4 अंक के बाद दशमलव भी लगा सकते हो, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 2.0096, है ना। हमने दशमलव को घात में नहीं चेंज करा है। ये -11 है, ऊपर जाएगा प्लस का 11 प्लस 17 प्लस का 28 हो जाएगा, और ऊपर माइनस का 26 लिखा हुआ है। इसका मतलब प्लस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा बी बराबर 2.0096 गुणे 10 की पावर 2। किताब वाले जो उत्तर लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 200.96 टेस्ला, क्योंकि 10 की पावर 2 से जब इधर गुणा करें तो दो अंक दशमलव जो है 2 अंक पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया बी की बात। अब निकालना है आपको एम। अब क्या निकालना है? एम बराबर होता है आई ए। अब आई तो इसमें दे नहीं रखा है, तो टाउ बराबर एम बी फॉर्म से लगा सकते हैं, या फिर आर दे रखा है, एन दे रखा है, ई दे रखा है। तो पीछे वाला फॉर्मूला लगा लो जो अभी भी लगाया था, ये वाला। उम्मीद करते हैं ये याद होगा, एन ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी भी तो निकाला है, पीछे 2 बार निकाल चुके हैं ना। इसमें वैल्यू रख देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एन की वैल्यू सवाल में 10 टू पावर 17 इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 3.14 इंटू 25 गुणे 10 की पावर -22। ऐसा क्यों लिखा समझ गए होंगे, क्योंकि आर की वैल्यू 5 गुणे 10 की पावर -11 हमने सीधा सीधा स्क्वायर करके लगा दिया है, ठीक है ना। तो आप गुणा भाग करके आंसर कर लीजिए। हम आपको आंसर जरूर लेकिन बता देंगे कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है 125.6 गुणे 10 की पावर -24। मात्रक हम सभी जानते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कुछ खास गेम नहीं है, सिर्फ इस नंबर को गुणा करना है,
है ना। उम्मीद करते हैं इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना, आराम से कर लीजिए। तो आपको एम प्रॉपर आंसर मिल जाएगा 125.6 गुणे 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल। और इस चैप्टर में बस एक दो सवाल और हैं, बाकी काम खत्म है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और वो मे बी यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर होगा, और उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक। महज मेरे ख्याल से 6-7-8 न्यूमेरिकल, तो वो आधे घंटे की क्लास होगी मेरे ख्याल से, ठीक। उसको भी निपटा के चलते हैं फिर अगली यूनिट नंबर 4, जिसको आप एसी बोलेंगे, है ना। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। एक छोटे छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना व दिशा बताइए, है ना। तो एक छोटा छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक ऐसे बनाया जाता है, एक पोल S और दूसरा पोल N का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम M से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1.25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर, ये रही इसकी अक्ष और ये रहा इसका केंद्र। कह रहा है यहां से 0.5 मीटर दूरी पर, तो वहां पर पॉइंट ले लेते हैं P, है ना। 0.5 मीटर दूरी पर R की वैल्यू सवाल में कह रहा है 0.5 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए, यानी वेक्टर B फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, जो पॉइंट P है वो मैग्नेट के केंद्र से अच्छी स्थिति में है, और अच्छी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का जो सूत्र होता है वो होता है μ0/4 पाई 2m/r³। ये वही घिसी पिटी बात है जिसको तुमने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति 2p/r³। तो वहां P को बोलते थे द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2m/r³। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्शन अगर सभी को याद हो तो वहां लिखते थे ऋणावेश से धनावेश की ओर, है ना। तो यहां लिखी जाती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है ना, तो ये होगी डायरेक्शन। अब सिर्फ वैल्यू फाइंड कर दीजिए। इस पूरे कांस्टेंट का जो टर्म होता है वो 10⁻⁷ होता है। 2 इंटू m की वैल्यू सवाल में 1.25 दे रखी है बटे r³। r की वैल्यू 0.5 है, तो इसे हम 3 बार लिख देते हैं। हो गया ना r³, है ना। ध्यान से देखेंगे तो 2 बार तो दशमलव कट जाएगा, पर एक बार दशमलव बचेगा तो ऊपर क्या बना लेंगे 0, ठीक है ना। 5×5 25 और 25×5 125, तो ये 5 हो गया और 5 से 5 कैंसिल, ठीक है ना। तो बताओ उत्तर कितना आ गया, 20 × 10⁻⁷ टेस्ला, है ना। आप इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ टेस्ला। डायरेक्शन हमने आपको ऊपर लिख दी है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगर ये निरक्षी स्थिति में होता तो ये उलट जाता, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लास्ट न्यूमेरिकल बेहतरीन एकदम है, वो हालांकि कभी नहीं पूछा गया पर फिर भी हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जो पेपर में बन के आए और आप भटक जाए, है ना। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो यकीन करिए हम आपका बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट सवाल, और वो होगा लास्ट सवाल। और मे बी क्लास 1 घंटे 10 मिनट हो चुकी होगी, है ना। तो इतनी तो होनी है, क्योंकि 10-20 मिनट का लगाने में 1 घंटे तो लगते हैं यार। लास्ट सवाल कह रहा है एक मेज पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले रेखाएं ही खींच लेते हैं। एक रेखा हमने ऐसे खींची और एक रेखा ऐसे खींच दी, ध्यान से, तो दोनों लंबवत हैं। अब क्या कह रहा है, 2 छोटे चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण दे रखे हैं इन रेखाओं पर रखे जाते हैं। तो 2 छोटे चुंबक रखे जाते हैं, तो रख लेते हैं यहां कहीं पर। एक हमने यहां रख लिया, एक को यहां रख दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, इनकी वैल्यू भी दे रखी है, इनके हालांकि m की वैल्यू दे रखी है। इसे m1 मान लो, इसे m2 मान लो। m2 की वैल्यू सवाल में है 0.192 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इस साहब की वैल्यू है 0.108,
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इन रेखाओं पर रख दिए जाते हैं, तो एक रेखा ये, दोनों पे हमने मैग्नेट को रख दिया है। डायरेक्शन लिखनी है तो लिख सकते हैं, ये एस मान लो, इसे एन मान लो, इसे एन मान लो और इसे एस मान लो। बहुत बढ़िया। यदि इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु की इन चुंबकों से दूरियां क्रमशः 30 व 40 सेंटीमीटर हो, यानी ये रहा कटान बिंदु, तो पहले वाले मैग्नेट से दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले मैग्नेट से जो दूरी है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक, उम्मीद करते हैं डेटा समझ आ रहा होगा। एक से 30, दूसरे से 40। अब कह रहा है कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस वाले पॉइंट पर आपको, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है ना। तो सवाल की डिमांड ये है कि आप वेक्टर बीपी बता दीजिए कितना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही मैग्नेट अपनी अक्ष पर अच्छी स्थिति में है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सभी हम जानते हैं डायरेक्शन होती है दक्षिण से उत्तर। अभी भी तो लिख कर क्या है, तो इस वाले मैग्नेट की बताओ दिशा किधर होगी, इस तरफ। तो हम चूंकि उसे M1 नाम दे चुके हैं, तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 से लिख दें, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। दिशा होती है दक्षिण से उत्तर, चूंकि हम इसे M2 बोलते हैं, तो यहां पर डायरेक्शन बोलो किधर लिख दे, मैग्नीट्यूड में B2। ये डायरेक्शन क्या लिख दे, B1 उधर, B2 उधर, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों के बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या ये कह लें दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके दोनों वेक्टरों की जो परिणामी आंसर होता है वो हमेशा दोनों वेक्टरों के बीच में होता है ना। यानी वेक्टर जो बीपी होगा वो दोनों के बीच में होगा, और उनका जो परिमाण होगा मतलब आंसर होगा, मतलब जो वेक्टर बीपी का आंसर होगा वो दोनों वेक्टरों के योग के वर्ग के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, मतलब B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये उनका आंसर होता है। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो आपने एक नेट वेक्टर सॉल्व करने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर A प्लस B, सॉरी R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। cos थीटा ध्यान को, तो cos 90 जीरो है तो वो वाला फैक्टर जीरो हो जाता है, इसलिए जो R का आंसर आता है वो आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। तो यहां भी सेम आंसर है, BP बराबर B1 का स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट, है ना। तो क्वेश्चन है कि B1 और B2 के मैग्नीट्यूड क्या है, तो B1 B2 आपको अलग से सॉल्व करना पड़ता है। तो B1 की वैल्यू बताओ, दोनों ही मैग्नेट अच्छी स्थिति के लिए हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं 10 टू पावर -7 2m अपान r क्यूब, है ना। तो 2 इंटू m की वैल्यू बोलो क्या लिखें, तो हम लिखेंगे 0.108, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बटे में r क्यूब। इस वैल्यू को हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 30 का हमने क्यूब कर दिया इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब अलग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। या हम बताएं आप एक बार में भी कर सकते थे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 0.108 गुणे 10 की पावर -7 बटे में बोलो क्या लिखेंगे। इसका हम जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो का मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगा, और इंटू में 10 की पावर -6 आ जाएगा, क्योंकि घातों का होती है गुणा, ठीक है। बहुत बढ़िया यार। आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये वाले में रिलेशन आपको दिख रहा होगा, 27 गुना 54, 54 गुना 108, है ना। तो दशमलव से नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, है ना। नीचे 3 जीरो बढ़ने का मतलब है नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हैं तो 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 प्लस और 10 की पावर -6 गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब 27 का भाग 108 पर जब पढ़ेंगे आप तो आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -7, मतलब ये आंसर आ जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -7। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये टेस्ला के रूप में B1 की वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, B2 की। अगर आप थोड़ा समझदार हैं तो B2 की वैल्यू फास्ट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, 10 टू पावर -7 इंटू 2 इंटू, इस बार उसकी वैल्यू बताओ कितनी लिखे, 0.192 बटे में 40 सेंटीमीटर का क्यूब करना है ना। तो ध्यान से देखो, तो 40 का क्यूब इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। अब बताओ हम इसे क्या लिख सकते हैं,
हम इसे लिख सकते हैं दशमलव काट करके, ठीक, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 192 बटे बोलो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 चकु 64, 64 एक जीरो के 3 जीरो इंटू 10 की पावर माइनस 6। जब हमने दशमलव हटाया तो नीचे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ने का मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये +3, ये +3, ये -6 गया, ठीक। अब ध्यान से देखो तो इसका इससे क्या रिलेशन होता है, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 चौके 12, 3 छाक 18, 19, तो ये आंसर आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। ये वाली वैल्यू है B2 के बराबर। क्या आप यहां तक देख पा रहे हैं, सब बढ़िया है। तो जो B2 का आंसर आया वो आया 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7। इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे तक बोर्ड में सब कुछ दिख रहा है। तो यहां पर B2 की वैल्यू यहां लिख देते हैं 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, ठीक है ना। ये आया 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। अब इन वैल्यूओं को उठाइए और यहां ले आइए, तो बताओ BP बराबर क्या लिखें, रूट के अंदर 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 इसका क्या स्क्वायर प्लस 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और इसका क्या स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो तो 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा और -14 का जब आधा करके बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 64 + 36 100 हो जाएगा। यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 100 गुणे 10 की पावर माइनस 14 और इस टर्म का रूट, है ना। तो बताओ वेक्टर जो BP आएगा क्या उसकी वैल्यू ये आएगी 10 की पावर माइनस 7 या केवल 10 की पावर माइनस 6 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आएगा टेस्ला के फॉर्म में। किधर आएगा, टेस्ला के फॉर्म में, जो कि आ भी रहा है। हालांकि बुक में जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, जो हम इसी आंसर को 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। दिशा बोल दीजिए, तो दिशा दोनों वेक्टरों के बीच में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरदस्त है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो क्या, जितने भी वीडियो आपको लगते हैं कि लाभदायक है आपके लिए, वो अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, है ना। और चैनल के बारे में लोगों को अपडेट करते रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।